जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सभी हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 8 पे। पर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। अब तक हमने एंगल एंड टी रेशियोज को बहुत अच्छे से, बहुत तमीज से पढ़ा है। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता रहूंगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनडीए में बोलूँ तो कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है। और सीडीएस में भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। इवन सीडीएस में बोलूँ तो वहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है वो एंगल एंड टी रेशोज से हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ एब्रीविएशंस को समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। और हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्लास है वो भी बता दूं, 2 क्लासेस में हम करने वाले हैं। बेसिकली एक क्लास में भी कर सकते थे, पर व्हाट आई वांट कि मैं एब्रीविएशन जो बेसिक एब्रीविएशन है, नाम है, जो हमें क्वेश्चंस में समझना जरूरी है, पहले उनको अच्छे से समझा दूं, सो दैट क्योंकि जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें आप सभी को बहुत बड़े से स्टेटमेंट लिखा होगा, क्वेश्चन होगा प्रॉपर फॉर्म। उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आपको पहले अपना डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और अपना डायग्राम बना लिया, देन यू आर डन, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 फॉर्मूला बेसिकली तो टेन थीटा के ऊपर ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस की आधी बोल सकते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो, सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो उन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, सो दैट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास उसको हम आसानी से डिकोड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई विल डू कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। कुछ सेट पैटर्न्स हैं जो सीडीएस और एनडीए में पूछे जाते हैं, उनको हम एक जनरल आइडिया में गुरु मंत्रा में फिक्स कर लेंगे, सो दैट कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हम वैल्यूज को अपने सेट पैटर्न में डालें और हमारे पास आंसर आ जाए। चलो अब समझते हैं कि एब्रीविएशन क्या क्या है वो ना। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे तो ये 10th क्लास में फिर से बता देता हूँ, अब थोड़ा सा आराम से समझना। यहाँ पे ये बनाया मैंने किसी का घर, ठीक है। आप किसी का भी घर मान सकते हैं। इस घर में है ये खिड़की, ठीक है। मतलब मैंने केवल दीवार पे फोकस किया है और उसके बाद मैं सीधे खिड़की पे आ गया हूँ, ठीक है। अब आप कहीं से दौड़ते हुए आते हैं और एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, और इस पॉइंट पे से खड़े होकर आप किसी को निहार रहे हैं। यहाँ पे गमला भी हो सकता है, आप गलत जगह जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुंदर सा गमला है, आप गमले की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं है आपकी अच्छी नज़र, ये है आपकी आंख, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं और डिप्रेशन किसको बोलते हैं उसना समझ लो। सीधे से बोलूं, अगर मैं नीचे खड़े होके, सरफेस पे खड़े होके किसी ऊपर वाली चीज को देख रहा हूं, ठीक है, तब आप हॉरिजॉन के साथ में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा समय खराब हम करेंगे नहीं, इट इज क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, वो कहानी खत्म हो गई। मतलब फिर से बता रहा हूं, आप एक सरफेस पे खड़े हुए हैं और एक ऊंचाई पर किसी चीज को देख रहे हैं, तब आप सरफेस के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे अभी आप यहां पर खड़े हुए थे और ऊंचाई पर किसी गमले को या किसी भी चीज को देख रहे थे, तो आपने सरफेस के साथ में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाया था इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें बहुत बड़ा काम था नहीं। एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, घर वही है, अब गमला नहीं है। यहां पर या तो कुछ रखा हुआ है, या चलो मैं फिर से गमला मान लेता हूँ। क्या बोल रहे हो सर, ये गमला बोल के आप अरमानों पे पानी फेर देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर हैं आप, और ये रही आपकी फिर से अच्छी नज़र, ठीक है। इट इज़ योर आई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस गमले को देखना स्टार्ट किया। फिर से मैं वही बोलूंगा, जब आप एंगल मेजर करेंगे, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में करेंगे। अभी मैं ये वाला एंगल नहीं मानूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या मानूंगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचूंगा, ठीक है, या इमेजनरी लाइन बना लूंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा क्या, किस चीज के साथ में, आपका जो सरफेस है उसी के साथ में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बन रहा होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ काम था नहीं, फिर से एक बार बता देता हूँ, दोनों जगह बता देता हूँ, दोनों की दोनों चीज़ें एक ही बार में, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग। यहाँ पर आपको खजाना लटका हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं, ये आपकी आंख आ गई, ठीक है। अगर आप
किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे हैं, तब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वाइस वर्सा, अगर आप सरफेस से किसी ऊंचाई पर किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, तब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दोनों के दोनों एंगल्स बहुत आसानी से क्लियर हो गए हैं। इन एंगल्स में बेसिकली कुछ भी समझने वाला नहीं है। ठीक है, दो टर्म समझना था, जहां कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ डिप्रेशन तो तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको। क्या चीज क्लिक होनी चाहिए कि हम कहां से देख रहे हैं, किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहे हैं। ठीक है, आप वो बोट भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, या कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होगा कि मैं सरफेस पे नीचे खड़ा हुआ हूं और किसी ऊंचाई पर किसी की चीज को किसी भी चीज को देख रहा हूं, तो वहां पे मैं सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट टर्म सबस्टेंडेड एंगल, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एक मैंने लाइन खींच ली और इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, या मैं मान लेता हूं कि ये एक घर था, उसके ऊपर ये लगा हुआ है एक झंडा। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा कि ये जो ए बी है, विच इज बेसिकली ये जो झंडा तिरंगा बना हुआ है, ये सरफेस पे किसी पॉइंट पर, अब ये नहीं बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, नो, बोलेगा इस पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करता है। ठीक है, सबस्टेंडेड द एंगल ऑफ 30 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा कि ये जो झंडा है, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम भी लिख देता हूं पी, लेट दिस पॉइंट इज पी, इस पॉइंट पी पर 30 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करता है। तो हम गलती क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि यहां से दिस टोटल एंगल इज 30 डिग्री, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबस्टेंडेड एंगल का मतलब है दिस एंगल, मतलब जितने हिस्से की बात हुई है, झंडे की बात हुई थी ना केवल, तो झंडा जो है ए बी, जो है ए बी इस पॉइंट पी पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जहां कहीं भी सबस्टेंडेड आएगा ना, तो सबस्टेंडेड में आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा सबस्टेंड कर रहा है, तो केवल उतने हिस्से का एंगल लेना 30 डिग्री। ये पूरा एंगल 30 डिग्री नहीं है, केवल ए बी वहां पे पी पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल सबस्टेंड कर रहा है, इसलिए केवल इतने पोर्शन को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। सबस्टेंडेड एंगल भी क्लियर हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको कैसे बोल सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंगल है θ1, दूसरा एंगल है θ2। ठीक है, इसको भी मैं एक इमेज में लिख लेता हूं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में मेन चीज डायग्राम ही है। जितना आसानी से, जितना जल्दी आप अपना डायग्राम बना लेंगे, उतना आसानी से और उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बोल दिया दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। कब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं उसका मतलब समझो। बेसिकली एक सिंपल भाषा में बोलूं तो एनी टू एंगल्स, ठीक है, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना है, 90 डिग्री है, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, एक दूसरे को जो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब बेसिकली θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन θ1 एंड θ2 कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, दीज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इन दोनों का सम कितना आता है, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जांपल, मैंने θ2 θ1 नहीं लिखा। ठीक है, आई मैं लिख देता हूं दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो खुद ब खुद बताओ ये एंगल, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है पॉइंट पी पर, इट इज 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो θ2 है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 डिग्री का। तो खुद ब खुद हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 विच वुड बी 60 डिग्री, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हिडन होगी, मतलब कहीं केवल नाम लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मैं खुद ब खुद बताना है कितना होगा। तो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपके पास θ1 एक हमेशा गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 45। अब θ2 के लिए क्या करना है, यहां पे से निकाल देता हूं। θ2 में कैसे निकालूंगा, अगर मैं 90 डिग्री में से θ1 को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ये हमारे पास तरीका है। तो θ2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 मतलब 45 डिग्री। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी प्रैक्टिस कर लो, यहां लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कुछ पेयर बनाना, खुद ब खुद सोचना, ठीक है? मैं बोलूंगा उसके बाद खुद ब खुद मन में बोलना स्टार्ट करना, सही है? सबसे पहले बोला 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है? देखो दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट बोलता हूँ 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 70 डिग्री। नेक्स्ट मैंने लिखा 40 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि अगर एक एंगल 40 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है तो कितना होगा? 90 माइनस 40, इट वुड बी 50 डिग्री। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा ही दिखने वाला एक और भी होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तुमने क्या देखा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो θ1 प्लस θ2 होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल में भी कुछ खास अलग नहीं होता है, यहां पर बस क्या होता है? θ1 प्लस θ2 का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कहीं पे बोला हुआ है कि θ1 इज 30 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बहुत आसान काम है, यहां से निकाल देता हूं। θ2 क्या होगा? 180 माइनस θ1। अगर एक एंगल मेरे पास कितना गिवन है? 30 गिवन है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास θ2 कितना आएगा? 150 डिग्री। देखो क्विक प्रैक्टिस, आपके पास गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो बिना पेन उठाए होने की, मतलब ये सारी की सारी प्रैक्टिस किस चीज के लिए है? जब आपके पास थ्योरी में क्वेश्चन आएगा ना हाइट एंड डिस्टेंस का, तो बहुत अच्छे से आसानी से आप उसको नो थ्योरी में से डेटा बाहर निकाल पाओ और उसकी वजह से डायग्राम बना पाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बोल दिया, एक एंगल है 30 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तुरंत क्लिक होना चाहिए। 180 माइनस 30 क्या होगा? 150 डिग्री। सेम, अब मैंने बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री का कितना होगा? तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, कितना आ जाएगा? इट वुड बी 135। नेक्स्ट, अब मैं बोलूं कि सप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल गिवन है 30 से 35, नेक्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? 145, ठीक है? तो तुरंत के तुरंत क्लिक होनी चाहिए दिमाग में चीजें। इन वाली चीजों पे बहुत ज्यादा समय खराब करना भी नहीं है। अभी तक हमने 2 से 3 चीजें सीखे हैं, वो 2 से 3 चीजें क्या है? सबसे पहले क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था? ये मेरी बिल्डिंग है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो बनाऊंगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम वाइस वर्सा, अगर मैं छत पे खड़ा हुआ हूं और नीचे किसी चीज को देख रहा हूं तब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाऊंगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा कोई भी हिस्सा से ए बी किसी एक पॉइंट पी पर अगर सबटेंड करता है एंगल, तो सबटेंडेड एंगल को मैं कैसे लिखता हूं? दिस वुड बी द सबटेंडेड एंगल, नॉट कंप्लीट एंगल, ठीक है? उसके अलावा मैंने क्या बताया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 2 से 3 चीजें और बताना चाहता हूं, उसको भी यहीं पे समझ देख लेते हैं, है ना? लेट्स इरेज इट, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट देखे, बेसिकली तो ये पूरा का पूरा नोट नहीं करना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो, सीधे लिख लो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल लिखने के बाद लिख लेना θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उतने में आपके नोट्स कंप्लीट, पूरा का पूरा भाषण आपने लिखना ही नहीं है। कुछ जनरल फॉर्म है, ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल के बाद लिखना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? जनरल फॉर्म्स जो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे चैप्टर में ना बार बार बनेंगी, है ना? वो थोड़े से ना सेट पैटर्न ने याद ही कर लो। एक तो ये बहुत फेवरेट है, ठीक है? इस तरह का शेप बनेगा ABC, ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है? ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो मुझे खुद ब खुद बताओ, अगर मुझे इस वाले में बेस चाहिए हो, है ना? दिस इज परपेंडिकुलर, मुझे बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? थोड़ा खुद ब खुद दिमाग लगाओ। क्या tan थीटा के फॉर्मूले में बेस आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना गिवन है? 1। बेस फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट इज x, है ना? tan थीटा की वैल्यू मेरे पास 45 गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ tan 45 डिग्री, ठीक है? इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। 45 डिग्री की वैल्यू पता है मुझे, इट इज 1। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, हेंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जब कभी भी याद रखना ऐसे सेट पैटर्न में यहां पर एंगल 45 डिग्री गिवन हो, ठीक है, या परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी चीज 1 हो, तो हमेशा बेस भी 1 ही आएगा, ठीक है? ये याद ही कर लेना हमेशा के लिए। एक चीज और, अगर मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आ गया कि मेरे पास एक वॉल गिवन है, ठीक है? वॉल की मैंने हाइट बोल दिया फॉर एग्जांपल 1 मीटर, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, उन्होंने बोल दिया मैं एक सीढ़ी लगा के रखा हूं, दिस इज द लेडर,
लेडर की लंबाई बता दो, तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। या तो मैं क्या करूं, ये दोनों के दोनों चीजें ये फाइंड आउट करूं, बेस भी फाइंड आउट करूं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो 1² + 1² ये कितना हो जाएगा, √2, है ना। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसकी तरफ नहीं जाता हूं, है ना। मेरे पास अभी केवल वॉल की लंबाई दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मुझसे लेंथ पूछिए ये वाली, इसको मैं अभी एक्सलेट कर लेता हूं। अब खुद ब खुद दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस चीज में आता है, तुम्हें पता है साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इट इज x, ठीक है, फिर भी √2 ही आई, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो आपके सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो मैं जनरल फॉर्म्स लिख रहा था, उन फॉर्म को बस लिखना, फाइंड आउट तो बाकी क्वेश्चन हमारे पास आएगा ना, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना हाइट एंड डिस्टेंस की, इसका क्वेश्चन तो नहीं बचेगा। सेट फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे नेमिंग कर दो ABC, दिस इज 90 डिग्री, थीटा हमारे पास यहाँ है जिसकी वैल्यू 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है देन ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा, ठीक है। ये हो गया सेट पैटर्न मान। दूसरा बना देता हूँ, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे है ये राइट एंगल, नेमिंग कर दी A, B और C, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद दिस एंगल इज 30 डिग्री गिवन। उसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर दिस इज 1 देन इट वुड बी 2 एंड दिस वन वुड बी √3। फाइंड आउट करके भी देख लेते हैं, चलो कुछ भी नहीं करना है, फिर से सेम वही वाला काम है। मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, मैं केवल tan से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ही नहीं, मैंने अभी लिख लिया x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, खुद ब खुद बताओ, x इज इक्वल टू √3। मतलब बेसिकली ये सेट पैटर्न थोड़े से याद कर लो, तो ये वाली मेहनत जो मैंने अभी यहाँ पे किया ना ये बच जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चीज क्लिक होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 45 डिग्री लिखा हुआ है एंगल, तो ये दोनों 1 होंगे, यहाँ पे वैल्यू √2 आनी है। अगर एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो इट वुड बी √3, ठीक है, इट वुड बी 2, ठीक है। तो ये सेट पैटर्न है जिनकी मदद से हम क्वेश्चन में ना थोड़ा क्विक चल पाएंगे, आगे चल पाएंगे। सीधे मैं अपने डायग्राम में फिल करूंगा, मुझे ये वाला जो काम है ना ये बच जाएगा काम होने से, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन देखो PYQ है, वाह, ये तो कुछ मेरे जन्म के आसपास का PYQ है। चलो देखते हैं उस टाइम पे लोगों में कितना दिमाग था। यहाँ पे लिखा है अ लेडर ऑफ हाइट 12 मीटर। चलो क्वेश्चन भी पढ़ना सीखो, थोड़ा ध्यान देना, है ना। बेसिकली ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसको तुमने डिकोड करके अगर डायग्राम बना लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। नो एवरीथिंग वुड बी नो, ऐसे एकदम हलवा जैसी बनती चली जाएगी लाइन से। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे स्टेप में चल रहा हूं, ठीक है ना। अ लेडर ऑफ हाइट 12 मीटर जस्ट टचेज द टॉप ऑफ अ वॉल, ठीक है। मैंने बना ली एक वॉल, ठीक है। लेडर है, टिकी हुई है, मतलब बेसिकली वो इसी तरह से आनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये मैंने बना लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे बोला बोला है लेडर ऑफ हाइट 12 मीटर, जो लेडर है इसकी लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा क्या गिवन है, जस्ट टचेज द टॉप ऑफ अ वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वाओ, ये इसने बना दिया 60 डिग्री का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। देखो लिखा है ना यहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल, या तो इस तरह लिखा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, या फिर क्या बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों में से एक होता तो मैं 60 डिग्री लिख सकता था। उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से, इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। थोड़ा दिमाग और आंखें खोल के देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लोगे ना तो हाइट एंड डिस्टेंस इज जस्ट नथिंग देन द हाइट ऑफ द वॉल। बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब मेरे को खुद ब खुद बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है नो ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें हाइपोटेनियस आता है, और इसको मैं मान लेता हूं अभी के लिए H, और परपेंडिकुलर होता है। अभी अभी तो हमने किया था साइन थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद थीटा की डिग्री की, थीटा की मेरे पास वैल्यू कितनी है, इट इज 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है मेरे पास, ये मेरे को निकालना है, हाइट है मैंने इसको H मान रखा है। हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी गिवन है 12। अब कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन रहेगी। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास ये डायग्राम बन गया तो आपको केवल ये साइन वाले फंक्शंस लगाने हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। बेसिक कैलकुलेशन, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हर किसी को पता है दुनिया में, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये हो गया H/12। अगर मैं काटा पीटी करूंगा ये हो जाएगा 6, H इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 √3। क्या ऐसा कोई
ऑप्शन है वहां पे h6√3 मीटर, बिल्कुल है, लो ए ऑप्शन टेक, खत्म कहानी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी मदद से डायग्राम बनाना है ना, सीधे क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है, हमें पहले डायग्राम से पूरा निपट लेना, फिर डायग्राम की मदद से हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पे लिखा होता है लेडर ऑफ हाइट 12 मीटर जस्ट टचेस द टॉप ऑफ अ वॉल। एक लेडर है जिसकी लेंथ 12 मीटर है और वो वॉल के टॉप को टच कर रही है, ठीक है, ये मैंने लेडर बना दी है। दिस इज योर खूबसूरत लेडर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था इफ द लेडर मेक्स, ये जो लेडर है, इफ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वॉल की लंबाई पूछी थी, मैंने उसको आइसोलेट कर लिया था। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन होता है, इसको साइन बोलते हैं। साइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को मैंने h मान लिया था, हाइपोटेनियस मेरे पास गिवन थी 12, थीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन थी। अब खुद ब खुद सोचो, बस एक चीज फाइंड आउट करनी थी, दो चीज पहले से गिवन थी, तो इसमें बहुत बड़ा काम क्या था ना, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से भी निपटते कब का ही, चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया था उस टाइम का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं। मेरा पहला काम क्या है, मैं अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर आ गया ना, सबसे पहले मैं टावर बनाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करूंगा। ये बन गया टावर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। चलो, इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल क्या होता है, मतलब मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं और एक टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है इट इज 30 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उतना मैंने कर दिया काम, यहां तक की बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर के, दिस इज द टावर, ठीक है, इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल किसी पॉइंट, मतलब हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन पे कोई एक प्लेन है, पॉइंट है, उस पे से इसका जो एलिवेशन एंगल था इट वाज 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अब देखो मेरा टावर यहां पे है, इंसान अभी जो है वो यहां पे है, अब इसने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ के आ गया है 20 मीटर्स, ये है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बोला था इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, तो मेरा भी इंसान कहां पे था, यहां पर था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे आ गया, कितना आगे आ गया, वो 20 मीटर आगे आ गया है। अब वो बोल रहे हैं अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, और ऑब्वियसली चेंज भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग भी लगाना खुद ब खुद, जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास में आ रहा हूं तो मुझे अपनी नजर ऊपर ऊपर करनी होगी ना, बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है ना। देखो अभी दूर था 30 डिग्री था, अब जैसे जैसे पास आता जाऊंगा बढ़ जाएगा। इन्होंने लिखा भी है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री, ठीक है, कितना बढ़ गया, 15 डिग्री बढ़ गया, मतलब पहले 30 था तो अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 30 प्लस 15 इट इज 45 डिग्री। उन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द टावर इज, अब मुझे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ना मैं पहले बेसिक एक्सप्रेशन आपको बताता हूं, ठीक है, इसका यूज करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले होंगे हम, ठीक है। मैं आप एक जनरल फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 है, ध्यान से समझना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गुरु मंत्रा में डालना है एक ही बार में, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, इसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी, दो पॉइंट्स मैंने जमीन पे बना दिए, फॉर एग्जांपल इट इज सी और इट इज डी, ठीक है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 था, थोड़े समय बाद ये θ2 हो गया, ठीक है, और मैंने डिस्टेंस कवर किया, इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए लिख देता हूं डी, ठीक है, और ये जो टावर था इसकी लेंथ को लिख दिया एच। मतलब बेसिकली मैं एक जनरल एक्सप्रेशन तैयार कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं फिर से बस केवल अब ट्रिग्नोमेट्री लगाना स्टार्ट करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इस वाले जो मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया इसमें है क्या, मैंने एक टावर लिया, इसकी हाइट h है, स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 था, डी डिस्टेंस कवर करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया है और θ2 हो गया। देखो खुद ब खुद वही सेम वही वाला क्वेश्चन बन रहा है, बस मैं एक जनरल फॉर्म बना रहा हूँ, क्योंकि सेम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, एनडीए सीडीएस सीजीएल हर जगह पे, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल्स में देखना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं ना, इस वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि नो इजीली दिखना स्टार्ट हो, दिस एंगल, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ है, मैं ट्राइंगल में लिख देता हूं इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख देता हूं एबीसी, मैं भी केवल एबीसी ट्राइंगल में देख रहा हूं। अगर मैं एबीसी ट्राइंगल में tan थीटा लगाना चाहूं तो बताओ कैसा लगेगा, मैं इस वाले डिस्टेंस को भी मान लेता हूं x, ठीक है, tan θ2
देखो इसका नाम थीटा 2 है इसलिए मैंने लिख दिया tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया h और बेस कितना हो गया x। अगर मैं ऐसे x को फाइंड आउट करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू h cot थीटा 2। देखो मैंने स्टेप मिस करा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। tan थीटा 2 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा h अपॉन tan थीटा 2। 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है cot थीटा, तो मैंने इसको h अपॉन tan थीटा 2 ना लिख के सीधे क्या लिख दिया h cot थीटा 2। x यहां पे आ गया है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा देखो, अब मैं दूसरे ट्रायंगल में देख रहा हूं, थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल देखो विच इज ए बी एंड डी। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को। कंफ्यूज नहीं होना, अभी भूल जाओ कि बीच में ये कुछ है, अभी बस ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल देखो, है ना। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी डी ट्रायंगल में देखो, फिर से देखो यहाँ 90 डिग्री है, मैं tan थीटा लिख रहा हूं। इस बार थीटा 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं, मेरे लिए फॉर मी दिस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा 1, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस। बेस देखो इस बार पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब x प्लस डी। ठीक है, यहां से भी मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो tan थीटा 1 फिर से उस तरफ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा h cot थीटा 1 और x प्लस डी इस तरफ आ जाएगा। चलो थोड़े समय के लिए मुझे इसे साफ करना होगा, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, यहां से मेरे पास देखो क्या आ जाता है, इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस डी इज इक्वल टू h cot थीटा 1। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी h cot थीटा 1 माइनस डी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या मैं आपस में इक्वल लिख सकता हूं, यहां पे भी x है यहां पे भी x है, मैं दोनों को आपस में इक्वल लिख सकता हूं, मतलब मैं सीधे लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h cot थीटा 2 इज इक्वल टू h cot थीटा 1 माइनस डी, है ना। मैं d को एक साइड में कर रहा हूं और h वाले टर्म्स को एक साइड में कर रहा हूं। ठीक है, इस तरफ आ गया d इज इक्वल टू, उस साइड में जाएगा h cot थीटा 1 से कोई छेड़खानी नहीं, ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा h cot थीटा 2। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, h की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं यहां से। यहां पर सेम लिखा हुआ है d, इन दोनों में से मैं h कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। क्या आ जाएगा यहां पे, क्या बचेगा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। h की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कितनी आ गई फाइनली, इसको कहां पे लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। फाइनली h इज इक्वल टू आया मेरे पास d अपॉन, देखो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। बेसिकली जो सारी मेहनत थी वो इसके लिए थी। अब आपको ये सारे के सारे स्टेप्स याद नहीं रखने हैं, बेसिकली क्या चीज याद रखनी है, ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी कैसे याद रखना है, एंगल, दो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे, पहले थीटा 1 होगा, डी डिस्टेंस कवर करने के बाद थीटा 2 हो गया है, और ये हाइट। तो बेसिकली अब मेरे पास अगर ये हाइट गिवन हो, ये एंगल्स गिवन हो, तो मैं डी फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, या फिर डी गिवन हो, ये दोनों एंगल्स गिवन हो, हाइट फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर अब मैं फिर से अपने वापस क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, अभी के लिए मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि काम के लिए जो याद रखने वाली चीजें थी ये तो पूरा वो ना मैंने फाइंड आउट करके बता दिया कैसे निकाला था। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके और लिख देता हूं। ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना, उसका सीधे लिखना h इज इक्वल टू डी अपॉन, बेसिकली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये एक्सप्रेशन आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ना ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। डायरेक्ट जैसी क्वेश्चन दिखेगा ना, जैसी फॉर्म बनेगी, डायरेक्ट आपको इसमें लगाना। देखो इसका जो डायग्राम बना था वो कुछ ऐसे ही बना था ना, दिस वॉज 30 डिग्री, ये था 45 डिग्री, ये यहां पे गिवन था कितना 20 मीटर्स। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करनी थी। क्या मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। देखो h इज इक्वल टू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 20 अपॉन cot थीटा 1। थीटा 1 देखो कौन सा है, बाहर वाला एंगल है थीटा 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। cot 30 डिग्री की वैल्यू में डायरेक्ट लिख लो, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसा तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी से स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इसको तो लिख दिया 20 √3 + 1। ठीक है,
और अपॉन में देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने, यहाँ लिखा है √3 - 1 √3 + 1, बेसिकली क्या बनेगा √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 3 - 1 मेरे पास कितना आ गया 2, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरा आंसर कितना आ रहा है 10 √3 + 1। ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल है जी, ये रहा मेरा आंसर। और इस तरह मेरे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस पे हमें क्या शिक्षा मिली कि ये वाली अगर इस तरह का कुछ भी बनता है ना डायग्राम या कुछ, कभी भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो सीधे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए। मैं पूरा डायग्राम बनाने के बाद केवल मैं डायग्राम बनाऊंगा और सीधे इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, ठीक है। पूरे के पूरे जो है मैंने यहां से लेकर यहां तक की कहानी पढ़ी थी, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे खुदा ना खास्ता अगर आप भूल गए है ना, दिवालें देखनी पड़ गई, तो एक तरीका तो होना चाहिए आंसर आने का, है ना। बेसिक्स हमेशा अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पर ये जो शॉर्ट ट्रिक आप सेट पैटर्न है एनडीए में 2 से 3 बार, अभी मैं जब आपको कल प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें सीडीएस एनडीए में ना देखोगे आप बहुत सारे सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। इसी की तरह 3 पैटर्न्स कुछ और है मेरे पास फिक्स पैटर्न, बस उसमें आपने क्या करना है, बस वैल्यू मारनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कल के सेशन में हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आज वाले सेशन में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।